अब हमें इस वीडियो में जानना है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन मतलब कि आपका होता है सॉल्यूशन जो एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके लिए क्या क्या सूत्र बनाए गए हैं या फिर सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला होता है कि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये भी मालूम है आपको कि एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, विलय सॉल्यूट और विलायक होता है सॉल्वेंट। तो याद रखना कि जो आपका सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब विलायक जो होता है वह हमेशा क्या होगा, द्रव्य में होगा, है ना। वह हमेशा क्या होगा, द्रव्य स्थिति में होगा। तो हमको इन तीनों में विलायक को क्या लिखना है, विलायक को हमेशा क्या लिखना है, द्रव्य में लिखना है, मतलब कि आपको लिक्विड फॉर्म में ही लिखना है। तो इसमें भी विलायक क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा भाई। ठीक है, और इसमें भी विलायक आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो अब प्रकार में परिवर्तन कहाँ पे होगा कि विलयन जो है अलग अलग प्रकार के कब दिखाई देंगे, जब विलय पदार्थ मतलब सॉल्यूट, विलय पदार्थ जो होगा, सॉल्यूट जो होगा वो अलग अलग अवस्था में होगा। अब देखो, जो विलायक होता है वह केवल एक ही अवस्था में दिखाई देगा, मतलब लिक्विड में द्रव्य अवस्था में ही होगा। लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, विलय पदार्थ क्या होगा, उसकी अवस्था बदल सकती है। तो विलय पदार्थ में अगर मान लो विलय पदार्थ आपका गैस है ना, मतलब कि ये आपका गैस है, गैस और लिक्विड, मतलब विलय पदार्थ गैस है, विलायक आपका लिक्विड है। तो फिर इस प्रकार के जो नियम बनते हैं, इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं, है ना, उसके लिए नियम दिया था हेनरी ने। इसके लिए किसने नियम दिया था, हेनरी ने, है ना, हेनरी ने दिया था। और इसी के थ्रू हम यूज़ करते हैं भाई सोडा वाटर। इनका नियम ही हमको सोडा वाटर बनाने में हेल्प किया था, जिसकी वजह से आज हम कोल्ड ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो हेनरी ने गैस और लिक्विड के लिए नियम दिया। ठीक है, अगर विलय पदार्थ आपका ए लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, मतलब द्रव्य से द्रव्य का मिलन हो रहा है, तो इसके लिए जो नियम बनाया था वो बनाया था राउल्ट ने। किसने बनाया था, राउल्ट ने। तो राउल्ट के नियम के अनुसार आप इसी में पढ़ोगे कि विलयन के आदर्श मतलब आदर्श स्थिति क्या होती है और अनादर्श स्थिति क्या होती है। ठीक है, जिसमें आदर्श को हम आइडल कहते हैं और अनादर्श को हम नॉन आइडल कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड टू लिक्विड हम पढ़ेंगे। अब आते हैं अगर, अब इसमें विलायक मतलब इसमें ए क्या होगा, मान लो इसमें अब लिखो गैस यो हो गया, लिक्विड हो गया, अब क्या बच गया अवस्था, सिर्फ ठोस अवस्था बच गया, मतलब कि इसमें सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि पानी में हमने नमक मिला दिया या पानी में हम शक्कर मिला रहे हैं, तो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है। तो इसके लिए जो नियम होता है वो होता है वांट हाफ का नियम, वांट हाफ का नियम। तो वांट हाफ ने इसके लिए नियम दिया, जो नियम था अणु संख्या के गुणधर्म का। क्या था, जो अणु संख्या के गुणधर्म का नियम होता है। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं लिक्विड टू लिक्विड जो राउल ने बताया था, जैसे कि आप कोई पानी लिए हो, पानी में आप क्या डाल रहे हो, साइट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस मिला रहे हो। ठीक है, तो लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, मतलब विलय पदार्थ नींबू का रस भी लिक्विड हो रहा है, विलायक भी लिक्विड हो रहा है। तो इस तरीके से राउल ने अनादर्श और आदर्श के नियम के आधार पर सॉल्यूशन का के बारे में बताया और ग्राफ बताया। इसी तरीके से अगर सॉलिड है, मतलब आप पानी में शक्कर या नमक मिला रहे हो, तो उसके लिए नियम दिया वांट हाफ ने, जिसको अणु संख्या गुणधर्म कहा गया। ये 4 प्रकार की होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक यही है आपका। और आज हमें पढ़ना है पहला टॉपिक हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी के नियम से बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन, कारण बताइए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हेनरी ने सोडा वाटर के ऊपर ही पूरी सिद्धांत को दिया है, पूरी नियम को दिया है कि गैस और लिक्विड किस तरीके से मिलते हैं। तो जानते हैं हेनरी के नियम को।
तो भाई हेनरी ने नियम दिया था कि गैस, अगर विलय पदार्थ गैस है और विलायक आपका द्रव्य है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक विलयन बनता है, जो एक बोल सकते हैं नियम पर आधारित होता है। तो कैसे नियम पर आधारित होता है, इसके लिए पहले एग्जांपल देख लो। आपने बहुत बार दुकानों में देखा होगा या फिर ठेले में देखा होगा, जहाँ सोडा वाटर आपको मिलता है, तो वहाँ पे कांच की बॉटल होती है, बहुत सारी कांच की बॉटल में एक कंचे ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं, आपको मालूम होगा। तो इनकी जो फैक्ट्री में सोडा वाटर बनने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि इन कांच में पहले शुगर वाटर भर दिया जाता है, मतलब मीठी पानी, ठीक है। तो इसमें एक कंटेनर होता है जहाँ पे ATM है ना, दाब मापी लगा दिया जाता है। इस दाब मापी पे एक जो कांटा होता है वो परफेक्ट एक निश्चित अवस्था पे मतलब सीधा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे गैस मतलब CO2 गैस डाल दिए जाते हैं। जल, आपका जल में H2O, तो जब CO2 गैस इसके अंदर जाते हैं तो ये O CO2 के साथ कनेक्ट होके कार्बोनेट बना लेते हैं। तो कार्बोनेट आपका सोडा वाटर होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए हार्मफुल है, बॉडी के लिए गलत चीज़ है, लेकिन अगर ये कार्बोनेट बन जाए तो आपके बॉडी के लिए ये अच्छी चीज़ बन जाती है। तो यही चीज़ होता है। तो जब हम इसे फैक्ट्री मतलब इस कंटेनर से निकालते हैं इस बॉटल को, तो बॉटल में एक तरह का जादू सा देखने को मिलता है कि ये जो कंचा नीचे होता है, ये दाब के कारण ऊपर की ओर आ जाता है और ये नॉब का काम करता है ना, ये नॉब का काम करता है। जब क्या होता है कि जब सोडा निकालना होता है तो इस कंचे को हम ऊपर से ऐसे पुश करते हैं तो ये नीचे चली जाती है और फिर गैस बाहर निकलता है और थोड़ा सा लिक्विड बाहर की ओर गिरता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो हेनरी ने ये चीज़ बताया कि अगर किसी गैस और द्रव्य का विलयन बनता है तो उसमें दाब का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर दाब को बढ़ा दिया जाए, है ना, तो द्रव्य मतलब कि विलायक आपका द्रव्य है, तो द्रव्य में क्या होगा, गैस के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर दाब को घटा दिया जाए तो इस विलायक मतलब द्रव्य में गैस के मोलों की संख्या कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है भाई कि अभी यहाँ पे गैस भरा हुआ है, ये पानी है और हमने दाब डाल दिया, बहुत प्रेशर डाला, प्रेशर से हमारे गैस क्या हो गए, नीचे की ओर दब गए और ये जल के साथ बहुत अच्छे से घुल गए। अब अगर इस कंचे को आप निकाल दो या नॉब को ओपन करो तो गैस क्या होंगे, ऊपर की ओर बाहर निकलने लगेंगे जल को छोड़ के। जब जल को गैस छोड़ देंगे तो यह मीठे पानी में से गैस के अणु बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि क्या हो रहा है, इनमें इस विलयन में मतलब विलायक में विलय पदार्थों के मोलों की संख्या कम हो जा रही है ना, क्योंकि ये निकल जा रहा है। तो मोलों की संख्या कब कम हो रही है, जब हम दाब को कम कर रहे हैं। दाब को जब हम बढ़ा देंगे तो यही विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलायक में अधिक हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुआ। एक बार और बोल देती हूँ कि हेनरी के अनुसार जब किसी भी गैस और द्रव्य के द्वारा मिश्रण से, समांगी मिश्रण से हमको विलयन बनाना होता है तो हम दाब का उपयोग करते हैं। दाब को जब हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा विलायक में विलय पदार्थ मतलब गैस के जो मोल्स हैं वो दिखाई देंगे, है ना, मोलों की संख्या मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा दिखाई देगी। गैस जैसे ही हम कम करेंगे, ये मतलब दाब जैसे कम करेंगे, गैस क्या करेंगे, जल को छोड़ के बाहर की ओर निकलने लगेंगे, मतलब विलायक में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या कम हो जाएगी। तो मोलों की संख्या किस पे निर्भर करेगी, दाब पे। तो इसीलिए उन्होंने यह सूत्र दिया, देखो यहाँ पे हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों का आंशिक दाब बाह्य प्रावस्था मतलब कि एटमॉस्फेरिक दाब के P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे जैसे दाब, समानुपाती का मतलब क्या होता है, आपको क्लियर हो रहा है ना। समानुपाती का मतलब होता है अगर इसका मान बढ़ाऊं तो ये भी मान बढ़ेगा, इसका मान घटाऊं तो इसका मान भी घटेगा। मतलब दाब बढ़ाऊं तो मोल अंश बढ़ेंगे, दाब बढ़ाऊं तो मोल अंश भी बढ़ेंगे और दाब को घटा दूं तो मोल अंश भी घट जाएंगे। तो यही होता है समानुपाती, ठीक है। तो यही चीज़ सूत्र दिया है, P इज इक्वल KH x G मतलब होता है गैस, ठीक है। तो x मतलब मोलों की संख्या, KH होता है हेनरी का स्थिरांक मतलब हेनरी कांस्टेंट नियम। क्लियर हुआ यहाँ पे सूत्र। अब जानते हैं इसके अनुप्रयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
तो वो नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं।